बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने एटॉमिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लाइड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमने इसमें जो मेन चीज़ है हमारे पास, एटम के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, उन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने इसमें उनके जो उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनके मासेस के बारे में डिस्कस करना है। फिर हमने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने न्यूक्लाइड्स के बारे में पढ़ना है, आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोटोप्स वगैरह, वो भी सब डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। जी सॉरी फॉर, सबसे पहले हमने करना है एटम। तो एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास एटम होता है ना, वो इंडिविजिबल होता है, हार्ड होता है और डेंस स्फीयर होता है। ये हम इसको तकसीम नहीं कर सकते हैं, ये सख्त होता है और डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। एटम्स ऑफ दिस सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक एलिमेंट जो सेम एलिमेंट होता है उसके जो एटम होते हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सेम होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स, और ये डिफरेंट वेज से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर होके यानी कंपाउंड बनाते हैं, ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। इन लाइट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट टिल लेट 19th century scientists discovered new subatomic particles। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और 19वीं सदी के आखिर तक उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन 1879 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उन्होंने E2 का ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड विद विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गैसेस में से, ठीक है, लो प्रेशर रख के जो डिस्चार्ज ट्यूब थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड का नाम दिया और दूसरे को कैथोड का। और जो हमारे पास इन दोनों को एक बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया। जो एनोड था उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो सॉरी, जो हमारे पास कैथोड था उस पर नेगेटिव चार्ज। यानी जो हमारे पास एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और जो कैथोड है वो हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 रेज टू पावर -4 atm। और जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो प्रेशर था वो हमारे पास 10 रेज टू पावर -4 था। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, shiny rays were emitted from the cathode which travels toward the anode. These rays are known as cathode rays as they originate from cathode। जब उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में से करंट गुजारा तो उन्होंने क्या देखा है कि शाइनी रेस, जो हमारे पास चमकदार रेस हैं, वो निकली, इमिट हुई, ठीक है, फ्रॉम कैथोड, कैथोड में से निकली और ट्रैवल टुवर्ड दी एनोड, एनोड की तरफ है। जैसे कि आप ये एरो का हेड देख सकते हैं, जो इसका हेड है वो एनोड की तरफ है और जो इसकी टेल है वो कैथोड की तरफ। जो मैं ये शो कर रही है कि हमारी जो रेज की डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ है, और इसी वजह से इनको हमने कैथोड रे का नाम दिया। दे वर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. These rays were travel in opposite to cathode rays। उन्होंने क्या कहा कि जो गोल्डस्टाइन थी उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी रेज हैं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन में वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या, यानी इसको अपोजिट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो कैथोड की तरफ नहीं जा रही, वो कैथोड, सॉरी, वो कैथोड की तरफ जा रही है, कैथोड से निकल नहीं रही लेकिन कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो ही फाउंड दैट दीज रेज वर पास थ्रू द होल्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग
परफोरेटेड कैथोड, उन्होंने एक कैथोड लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें एक कैथोड था जो कि परफोरेटेड था यानी सुराखदार था। He found that these rays passed through the holes present in the cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. He called these rays canal rays. उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास वो प्रोटॉन्स थे वो उनमें से गुजर गए परफोरेटेड प्लेट से, और उन्होंने जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको रोशन कर दिया, उसकी जो वाल्स थी ग्लो किया। तो उनको उन रेज को हमने कैनाल रेज का नाम दिया उन्होंने। मास ऑफ दीज पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दी दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल्स। उन्होंने जो उसका मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर देखा या उसके कुछ मल्टीपल्स के बराबर था। तो उसके बाद द मास ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840, यानी हमारे पास 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। तो ये एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। इन 1932 में चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यूट्रॉन व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के ऊपर ना उन्होंने बम्बार्ड किया। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जिन्होंने ना वो डिफ्लेक्शन दी पॉजिटिव की तरफ या ना नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर सीधे गुजर गए। इसलिए उन्होंने इसको न्यूट्रल एटम कहा और इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमारे पास वुल्फ गैंग पॉली इन 1930 1930 assumed that the neutrino, इसका ये सिंबल है हमारे पास, तो 00 लिखा हुआ है उसके साथ में, इज इमिटेड व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, सॉरी बीटा पार्टिकल था ये, एक हाइड्रोजन में, सॉरी इसको प्रोटॉन का नाम दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इसमें बीटा पार्टिकल में, और उसके साथ हमारे पास एक और पार्टिकल जो हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है। इसे न्यूट्रिनो का, इट इज न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग मास एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर है वो दोनों 0 है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट हैज़ नो चार्ज, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है पॉजिट्रॉन। द पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट वाज theorized by Paul Dirac in 1928 and discovered by Carl D. Anderson in 1932। सबसे पहले इसको पॉल डिरैक ने 1928 में थ्योराइज किया था, उन्होंने थ्योरी दी थी, और उसके बाद एंडरसन ने इसको 1932 में डिस्कवर किया था। ये भी पॉजिट्रॉन को हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। जी, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमने चार्ज एंड मासेस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम, और उस पर जो चार्ज होता है माइनस, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, -1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19 कूलम, ठीक है। तो प्रोटॉन में हमारे पास जो मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम, और उसका जो हमारे पास चार्ज है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि उनकी जो हमारे पास चार्ज है वो सेम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में हमारे पास जो उसका मास है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 27 किलोग्राम। अगर देखें आप, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एक दूसरे के तकरीबन बराबर है, और इस पर जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का मास जो हमारे पास है वो लेस देन होगा
14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 37 किलोग्राम, और इस पर जो चार्ज है वो भी ज़ीरो होगा। पॉजिट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 31 किलोग्राम। अगर आप देखें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दोनों का सेम है, और इस पर जो चार्ज है वो अपोजिट है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 90। जी व्यूअर्स, अब हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फाइल लिया एक, उन पर अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, बम्बार्ड किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो जो उसका आप देख सकते हैं डायग्राम है कि ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, जैसे कि ब्लैक बॉडी होगी। तो इनमें से जब अल्फा पार्टिकल्स गए गोल्ड फाइल पर टकराने के बाद, कुछ तो कुछ ज़्यादा तादाद में वो सीधे गुजर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं थोड़े से एंगल पर, और कुछ जो हैं बैक आ गए हैं बिल्कुल डिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गए हैं वो। तो जो कुछ उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा गुजर गए हैं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रैवल थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड। उन्होंने देखा कि जो एटम इज अ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, सॉरी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तो वो गुजर गए, उन्होंने ये जो इंटरप्रिटेशन की कि ये तो जो एटम होता है हमारे पास वो ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और जो कुछ हैं वो कुछ एंगल के साथ, थोड़े से एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए हैं। उन्होंने देखा कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एज इट द अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज था, और उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ जो बिल्कुल ही वापस आ गए थे रिफ्लेक्ट होने के बाद, द ऑन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फ्रॉम द फाइल दीज न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास। उन्होंने इससे इंटरप्रेट ये किया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एटम्स का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कैरी करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस को। जी, एटॉमिक न्यूक्लियस जैसा कि आपको ये डायग्राम देख सकते हैं, उसके जो सेंटर में ये मौजूद होता है, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड द सेंटर ऑफ एन एटम, एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये हमारे पास एटम के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो किया गया, मैंने आपको इधर डायग्राम देख सकते हैं, ये कुछ 1 2 3 4 5 इस तरह ये न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी तादाद बराबर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को। ये एटॉमिक नंबर्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर ऑफ एन एटम एंड डिनोटेड बाय जी। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके जो सेंटर में मौजूद प्रोटॉन की तादाद होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको कैपिटल जी या कैपिटल जेड से शो करते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एनी न्यूक्लियस इज जी मल्टीप्लाई बाय ई। ये चीज़ आप देख सकते हैं, हमारे पास ई क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर हम किसी भी न्यूक्लियस का टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो प्रोटॉन के चार्ज को उसके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मास नंबर। द कंबाइंड नंबर ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर एंड डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। आपको पता है, मैंने पहले बताया जैसे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो सम होता है, जो तादाद का सम होता है, उसे हम मास नंबर कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन नंबर। Neutron number, the number of neutron in a nucleus is called Newton number, and it is noted by capital N and given as N is equal to A minus Z। अगर हमें मास नंबर दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया हो, तो हम न्यूट्रॉन नंबर भी मालूम कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको सेम चेंज भी कर सकते हैं अपनी, अगर इन तीनों में से अगर हमें दो चीज़ें दी हुई हैं तो हम तीसरे को इनमें से मालूम कर सकते हैं। जी, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। The nucleus of an atom is represented by its chemical name of an element. It is denoted by X
ए और जी हमारे पास, मैं इधर शो करता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स है। एक्स हमारे पास क्या होगा, ये एटॉमिक सिंबल होगा किसी भी, जो हमारे पास केमिकल फार्मूला हम लिख रहे हैं किसी एलिमेंट का, उसका एब्रीविएशन होता है, ठीक है। उसके बाद मास नंबर हमारे पास क्या होगा, ए, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो जी। मास नंबर को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और जी को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट एटॉमिक सिंबल जो है उसके लेफ्ट साइड पे हम इसको लिखेंगे। जैसा कि आप कार्बन को देख सकते हैं, कार्बन में हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। तो अगर आप देखें कि जो हमारे पास ए जी के है, हमारे पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है, हमारे पास 6, ठीक है। और न्यूट्रॉन की भी 6 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम मास नंबर कहते हैं, और मास नंबर 6 और 6 12, और इसको हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज है ना, आप देख सकते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें ना एटम के साथ, तो वो बहुत ही छोटा है। जैसा कि हमारे पास अगर जो न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ एटम है ना, रेडियस ऑफ एन एटम, वो 10⁵ यानी 10⁵ गुना वो ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। तो द टिपिकल रेडियस ऑफ एटम ऑफ द आर्डर, जो हमारे पास एटम का जो रेडियस है तकरीबन वो 10⁻⁻10 मीटर है होगा। तो रेडियस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, यानी -10 और -15। हमारे पास जो एटम का है वो 5 गुना ज़्यादा होता है उसके न्यूक्लियस के रेडियस के, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो। जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। योर न्यूक्लियस फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टूगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो उनको जो फोर्स जोड़ के रखती है आपस में, ठीक है, होल्ड करती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड द मास ऑफ न्यूक्लियन, और ये इसके चार्ज और मास पर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज है वो बहुत ही थोड़ी होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15। और अगर इसको देखा जाए कि उसका जो रेडियस है हमारे पास वो 10⁻⁻15 है, और उसके हिसाब से ये जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये दो प्रोटॉन के दरमियान हो सकती है, दो न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, ठीक है। जी व्यूअर्स, हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लाइड्स को। हमारे पास अ न्यूक्लाइड कॉल्ड न्यूक्लियर स्पीशीज इज अ स्पीशीज ऑफ एन एटम दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। हमारे पास जो न्यूक्लाइड्स होता है वो न्यूक्लियर स्पीशीज भी होते हैं, उसको कह सकते हैं हम, ठीक है। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम एन से शो करते हैं। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियंस कहते हैं, जैसे हम लास्ट में न्यूक्लियर फोर्स में डिस्कस किया। एंड दस न्यूक्लाइड्स आर कंपोजिट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियंस। और जो न्यूक्लाइड्स होते हैं वो भी कंपोजिट पार्टिकल्स ही होते हैं न्यूक्लियंस के। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियन आर एलिमेंट्री पार्टिकल। और जो न्यूक्लियंस हैं उनका जो बेसिक कंपोनेंट है ना, उसे हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। देयर फोर द न्यूक्लाइड्स कैन बी कंसिडर्ड कंपोजिट पार्टिकल ऑफ क्वार्क्स। और इस तरह हम इसको, जो हमारे पास न्यूक्लाइड्स है उसे हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स से। कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लाइड्स। जी व्यूअर्स, हमारे पास कैटेगरीज में इसकी 3 कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारे पास है आइसोटोप्स, उसके बाद हमारे पास है आइसोबार्स, तो और उसके बाद हमारे पास है आइसोटोन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने आइसोटोप्स को डिस्कस करना है, फिर हमने आइसोबार्स को डिस्कस करना है, और उसके बाद हमने आइसोटोन्स को डिस्कस करना है। तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले आइसोटोप्स को। जी व्यूअर्स, आइसोटोप्स, isotopes of an element having the same number of protons but different number of neutrons are called isotope। हमारे पास एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं, अगर उनका प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो, यानी उसका अगर एटॉमिक नंबर बराबर हो
और उनमें जो मौजूद न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद बराबर ना हो तो हम उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जब न्यूट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होगी तो फिर उनका जो सम करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तब यानी उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। हम दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, isotopes are atoms of an element having same atomic number but different mass number। हमारे पास हाइड्रोजन की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की हमारे पास आइसोटोप्स की तादाद है 3। सबसे पहली हमारे पास है प्रोटियम। प्रोटियम में हमारे पास एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, और सम जब करेंगे 0+1 1 नहीं आ जाएगा और इसको मास नंबर हमने 1 कह दिया। ड्यूट्रियम में हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जब इनको सम करेंगे हमारे पास, सबसे पहले हमने इसको प्रोटॉन को लिख दिया 1, और जब इधर मास नंबर लिखेंगे 1+1 2 आ जाएगा हमारे पास। इधर हमारे पास ट्रीटियम में हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर जी हमने 1 लिख दिया, और जो ए लिखना है हमने, ए क्या बराबर होगा हमारे पास 2+3, सॉरी 2+1, 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। आंसर हमारे पास 3 आएगा, तो हमने इधर 3 लिख देना है। जी व्यूअर्स, अब हम आइसोबार्स के बारे में लर्न करते हैं। न्यूक्लाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास आइसोबार क्या होता है, न्यूक्लाइड्स होते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। आइसोटोप में हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, अगर देखें तो उनका जो मास नंबर आएगा, यानी सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सेम होगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट होगी। हमारे पास एक न्यूक्लियाइड्स है, ये उसमें हमारे पास यानी इधर शो किया हुआ है AR हमारे पास है 14 और 18। इसके हमारे पास जो मास नंबर है वो 14 है, इसका 18 है। अगर देखा जाए हमारे पास इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है 18, और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है 22। जब इनको सम करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आ रहा है। इधर हमारे पास है लिखा हुआ है K40 और 19। इसमें हमारे प्रोटॉन की तादाद कितनी है 19, और हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद है 21। जब इनको सम करेंगे तभी हमारे पास 40 आंसर आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास कैल्शियम, जैसे इधर लिखा हुआ है Ca40 प्लस 40 और 20 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की तादाद है, और जब इसको न्यूट्रॉन की तादाद के साथ सम करेंगे तभी हमारे पास 40 आ रहा है। यानी इन देखें, आप देख सकते हैं कि मास नंबर 14, इसका भी और इसका भी, तीनों का जो मास नंबर है वो सेम है, और ये एक दूसरे ये, यानी हम इनको आइसोबार्स कहेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोटोन्स न्यूक्लाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो न्यूक्लाइड्स होते हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है ना वो सेम हो, बट डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर। और उनका जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन है। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका जो एटॉमिक नंबर है 8 है, मास नंबर 16 है। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 15 है। कार्बन का हमारे पास 6 है, और उसका जो हमारे पास मास नंबर है वो 14 है। अगर देखें हम ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन में हमारे पास 16 हमारे पास क्या है मास नंबर, 8 क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद कितनी आ रही है, 8 आ रही है। इसमें 15 माइनस 7 करेंगे तब भी हमारे पास 8 आ रही है। इधर सॉरी ये मिस्टेक है, इधर थोड़ी सी मैं कर देता हूँ सेट। अभी हमारे पास जो उसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास वो आएगा 14-6। ठीक है, वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। इस तरह इन तीनों के जो अगर आप देखें कि जो आंसर है वो 8 आ रहे हैं, यानी इसमें न्यूट्रॉन की तादाद सेम है, इसलिए इनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, क्योंकि ये नॉलेज हमेशा बांटने से ही बढ़ता है।
तो खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसकी आपको हेल्प कर दूंगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।